पटना में विपक्षी पार्टियों की हाथ मिलाने की कवायद, मकसद मोदी को हराना, लेकिन कितना सफल हो पाएंगे और इससे बीजेपी पर क्या फर्क पड़ेगा। बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। सर, सबसे पहले तो पटना में जिस तरीके से एकजुट होने की आप क्या कहेंगे, कोशिश की या सफल हो पाए? वो एकजुट हो रहे हैं, उनकी एकजुटता का एक आंतरिक कारण है और वो आंतरिक कारण है कि मोदी जी ने भारतीय राजनीति की, प्रशासनिक सिस्टम की दिशा बदल दी है। ये लोग जो जुट रहे हैं, सबका एक बड़ा बुरा इतिहास भरा पड़ा है कि ये लोग सत्ता में जब भी रहे, इन्होंने सत्ता के माध्यम से देश की दौलत लूटी है। उसकी जांचें होती हैं, उस पर कदम उठते हैं और एक तरफ मोदी हैं जिनके बिल्कुल पारदर्शी और एक रुपये के भ्रष्टाचार न हो रहे न भ्रष्टाचार वो बर्दाश्त करते हैं। तो इस परिस्थिति के कारण ये लोग बहुत ही परेशान हैं कि यह व्यक्ति अगर लंबा रन कर रहा है, जैसे 2009 साल हो गया, 10 साल बीते, 10वां साल चल रहा है, फिर ही आएगा सत्ता में, फिर इनके लोग और आएंगे सत्ता में, तो उस अवस्था में हम, हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार, हमारे ग्रुप का क्या होगा? क्योंकि हम तो सत्ता की मलाई खाने के लिए राजनीतिक दल बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो इस नाते ये जो कोई नैतिक और पवित्र भाव उस गठबंधन की सोच के पीछे नहीं है, तो इस नाते इसको कोई समर्थन, आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक आप गठबंधन की बात कर रही हैं, इन लोगों का गठबंधन में रहना और बिखरने का भी बड़ा लंबा इतिहास है। और देखिए, ये सब कुछ महीने बात करते हैं, जुड़ते हैं, फिर बिखरते हैं और मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई बेहतर स्वरूप देश के जनता के लिए दे पाएंगे। हाँ, अपने लिए कोशिशें कर रहे हैं। हाँ, सवाल यही उठ रहा है कि हाथ तो मिले हैं, दिल मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने ये सवाल उठा दिया मीटिंग से पहले कि जो आम आदमी पार्टी है उसने 370 जब की बात हुई थी तो उसने अपना कोई स्टैंड नहीं लिया था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि दिल्ली में अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर करे। तो मनमुटाव अभी से काफी दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? और फिर एक चाहत सबके मन में जो है, नीतीश जी के पोस्टर देखेंगे, उनका चेहरा सबसे आगे मेन दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री बनने की चाहत। और क्या लगता है एक प्लेटफॉर्म पर इतना सफलतापूर्वक? देखिए, कोई एक दूसरे को उसमें सहन और स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता है। सब एक दूसरे से बड़े बनना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मीडिया के लिए गठबंधन इनका होगा कि नहीं होगा और गठबंधन प्रभावी तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन मीडिया के लिए खबरें रोचक मिलती रहेंगी, इसका मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। ओपी राजभर जो है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है विपक्ष के सामने कि मायावती जो है उनको से हाथ मिलाए विपक्ष, तभी सफल हो पाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें बनाए। मैंने बताया ना, एक से एक रोचक दावे, एक से रोचक खबरें आपको क्रमशः मिलती रहेंगी और ये सब चलेगा 2024 तक। और जनता का भी और मीडिया का भी मनोरंजन होगा। हाँ, जनता, ये लोग अपना गठबंधन कर रहे हैं, जनता अपना भविष्य, अपने देश की बेहतरी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में अच्छी तरह से महसूस कर गई है। उसका जुड़ाव, उसका गठबंधन नरेंद्र मोदी के साथ है और बहुत ही शानदार परिणाम 2024 के चुनाव में भाजपा और राजग गठबंधन के पक्ष में आएगा और 2019 से भी बेहतर आएगा। ये मैं आपके माध्यम से जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। इसमें सर ये बात भी क्या अहम लगती है कि जैसे ये पार्टियां तो जो है, ये मेन पार्टियां आपस में गठबंधन की बात कर रही है, होता है या नहीं होता अब आगे देखा जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या बीजेपी बाकी जो और छोटे छोटे दल है जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, क्या उनको अपने साथ लेके चलेगी, एनडीए को और मजबूत बनाएगी? ये राजग गठबंधन का काम ही है, राजग गठबंधन को और मजबूत करना, और राजग गठबंधन में मजबूती आ रही है। आपने देखा अभी हम पार्टी बिहार में जहाँ ये मीटिंग हो रही है, उसी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका कई अनेक बिहार के प्रभावी जिलों में उनका प्रभाव है, उनके लोग हैं वहाँ, वो भाजपा से जुड़ रहे हैं। अभी भाजपा से और भी कई दलों के जुड़ने की संभावना है, क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा के साथ हमारा भविष्य, देश का भविष्य है। बात करते हैं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में 50 महापुरुषों जो है उनको ऐड किया गया है, उनके बारे में जो है छात्र पढ़ेंगे, जिसमें वीर सावरकर का नाम भी है। तो विपक्ष हमेशा पहले भी इस मुद्दे पर जो है अपने सरकार पर आरोप लगाता आया है। देखिए, ये आरोप का कोई आधार नहीं है, वो केवल एक अपने वीर सावरकर एक भारत के राष्ट्रभक्त थे
और वीर सावरकर का चरित्र एक भारत की संस्कृति सभ्यता के प्रखरता को उसे कुछ इस रूप में भी दिया जा सकता है कि वो प्रखर हिंदुत्व के पक्षधर थे। इस नाते वीर सावरकर का विरोध इस नाते हो रहा है कि भाई उन्हें तो समय समय पर माफियाओं को भी संतुष्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी बयान देती रहती है उनके पक्ष में। वह ऐसे ऐसे उलझुल बयान देती है, उसका कोई आधार नहीं है। तो वीर सावरकर के त्याग बलिदान का इतिहास तो उन्होंने पढ़ा नहीं। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके जो प्रमुख नेता अखिलेश यादव, उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा अंडमान निकोबार की यात्रा करें। वीर सावरकर के ऊपर कितनी यात्राएं वहाँ दी गई, वहाँ उसका इतिहास भरा पड़ा है। किस काल कोठरी में वो वर्षों रखे गए, वो वहाँ बनी हुई है सावरकर की कोठरी। कितनी छोटी है, कितनी सकरी है, ये अपनी आंखों से देखें कि देश के लिए उन्होंने क्या त्याग बलिदान किया, अपना जीवन कितना कष्टों में झेले वो, ये जानने के बाद ही टिप्पणी करें। और हमारी जहाँ तक योगी सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग की पहल है, तो उसके पीछे सीधा सीधा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि देश के विद्यार्थियों को ये जानने का हक है कि देश कितने लोगों के त्याग और बलिदान से आज़ाद हुआ है। उसे विद्यार्थी जानेंगे तो देश के प्रति उनका राष्ट्र प्रेम भाव और जगेगा। वीर सावरकर को या अन्य महापुरुषों को पढ़ाने के पीछे यही उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल सर, अगर विश्व के पटल पर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो तालियां बज रही हैं, उनके साथ सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ रहा है। ऐसे में जब 2024 के चुनावों को देखते हैं, लोकसभा चुनाव को, अगर विपक्ष एक साथ आता है, अगर गठबंधन में कामयाब होता है बनाने में, तो क्या सरकार की नीतियां, सरकार की छवि, नरेंद्र मोदी जो एक ब्रांड बने हुए हैं, क्या वो टक्कर ले पाएंगे विपक्ष के गठबंधन? देखिए, आमतौर पर विपक्ष के एक होने के कोई संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती है। यह विपक्ष आज भी बिखरा है, गठबंधन की बैठक के दौरान भी बिखरा है, गठबंधन बनाए जाने की बैठक के दौरान भी बिखरा है, उसकी शुरुआत में बिखरा है। वहाँ से बैठक से निकल के आने के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, एक से एक रोचक बयान सुनने को मिलेंगे। तो उस अवस्था में जहाँ तक हमारे पास जो पूंजी है, हमारे पास है हमारे 9 वर्षों में सेवा की पूंजी, गरीबों की भलाई की पूंजी, मोदी जैसे विशाल, उदार और सबको देश में एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ, जहां वो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर रहे हैं, भारत का वैश्विक सामर्थ्य भी बेहतर कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी भी बेहतर कर रहे हैं, वहीं कॉमन मैन से लेके गरीबों की भलाई के कदम हुए। आज उसके चलते हमारा जहाँ 22% गरीबी रेखा से ऊपर पॉपुलेशन थी, वो आज 9 वर्षों में घट करके मात्र 12% गरीबी रेखा के ऊपर लोग हैं। तो ये सब लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक बने नरेंद्र मोदी। इस नाते उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरी पार्टी के कार्य योजना और भावी चुनाव में सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा जीतेगी, शानदार जीतेगी। भारत एक्सप्रेस से बात करेंगे। धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा।